वेलकम टू द शो ऑफ द फील्ड प्रेजेंटेड बाय स्पोर्ट्स विंग। मैं हूं आपकी होस्ट नैना ब्लैक। आज हमारे पास मैच हुआ है ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड का। आयरलैंड ने टॉस जीतकर बॉलिंग पहले की, बट इट डिडंट हेल्प देम। ऑस्ट्रेलिया वॉन द मैच बाय 42 रन्स, जिस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ मौजूद हमारे एनालिस्ट से उमर खान और जहांगीर इकबाल। बताइए जी। वेल, टॉस जीत के जो बॉलिंग का फैसला किया तो दे स्टार्टेड वेल। वार्नर जल्दी मिल गए, जो कि यूजुअली वार्नर हैं जो अटैक पे जाते हैं, और फिंच हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं। बट ऑस्ट्रेलिया, जैसे हमने कल भी बात की थी कि दे विल गो हार्ड, और मेरा यही जहन था कि वो कम से कम 180 पे जाएंगे। एंड दे स्कोर्ड 179, ऑल्दो दे वर 15-20 रन शॉर्ट, क्योंकि जो फिंच ने एक फाउंडेशन दे दी थी। फिंच स्कोर्ड 63 और 44। he was the man of the match ना? जी, और ख़ास तौर पे जब उन्होंने एक्सलरेट करना शुरू किया 14th ओवर के अंदर से उन्होंने एक्सलरेट किया, वेयर दे स्कोर्ड 16 एंड देन 26 रन इन द नेक्स्ट ओवर। तो वहाँ से लग रहा था कि आखिरी 5 में 60-70 रन करेंगे, बट वहाँ फिंच की विकेट गिरी, पिस्टोनिस आउट हुए, और सो ऑन एंड फोर्थ। टिम डेविड भी वैसे फिनिश नहीं कर सके, बट नन ऑफ द लेस 180 का टारगेट ऑस्ट्रेलिया ने सेट किया। और जो रही सही कसर थी, आज स्टार्क ऐसी बॉलिंग की है, वो हमें एक्सपेंसिव बाद में रहे, और बाद में उनको 12-12 15 रन बनाए उनके अगेंस्ट। लॉर्कन टकर वाज द ओनली वन जिसने रेजिस्टेंस शो की, स्कोर्ड 71 और 48 एंड ही वाज नॉट आउट। प्लस जो टकर की इनिंग्स है, ये ऑस्ट्रेलिया को बड़ा हर्ट कर सकती है क्वालिफिकेशन के लिए। उसकी वजह ये है कि आज ऑस्ट्रेलिया अगर 74 रन से जीतता, वो इंग्लैंड से रन रेट में बेहतर हो जाता। और जब इनकी 8 विकेट गिरी है, दे वर 103, तो दे वर अराउंड 76 रन शॉर्ट। और उस वक्त अगर ये विकेट मिल जाती तो ये 34 रन का स्टैंड 9th विकेट पे हुआ है। दिस विल लिटरली हर्ट ऑस्ट्रेलिया अगर कल ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को हरा देता है। न्यूजीलैंड अगर इंग्लैंड को हरा देता है तो ये 34 रन उनको बहुत हर्ट करेंगे। बट नन ऑफ द लेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस बाय ऑस्ट्रेलिया, बहुत अच्छा खेले। और जो विंटेज स्टार्क हमें देखने को मिले कि इन स्विंग आ रही हैं, और जो उन्होंने बोल्ड किए हैं। देयर वाज अ टाइम दे वर 5 डाउन फॉर 29 पे कुछ 5 आउट उनके हो गए थे। स्टर्लिंग, बलबर्नी, कैम्फर और सारे टॉप ऑर्डर उनका फॉल्टर हो गया। बट ये जो इनिंग्स है लॉर्कन टकर की, दिस विल गिव आयरलैंड अ लॉट ऑफ बूस्ट। कि उनके कुछ प्लेयर्स हैं, क्योंकि जब आप वर्ल्ड कप से बाहर हो जाते हैं फिर आप ये देखते हैं कि पॉजिटिव्स क्या थे। तो इनका पॉजिटिव ये था कि कैम्फर की वो इनिंग्स जहाँ उन्होंने चेस करके नेक्स्ट राउंड तक आयरलैंड को लेके 180 जहाँ चेस किए थे। फिर ये टकर की ये वाली इनिंग्स, फिर इनके बॉलर्स की लिटिल की बॉलिंग, उसके अलावा मैकाती की बॉलिंग। I think this is something that Ireland will carry forward in the next tournament, but none of the less Australia are in a good chance, but कल बड़ा important है। देखें, ऑस्ट्रेलिया से थोड़ी सी मिसकैलकुलेशन हुई है इस टूर्नामेंट में आते हुए कि जितने भी मैचेस हुए हैं इससे पहले, वर्ल्ड कप से पहले, तो ऑस्ट्रेलिया के गो थ्रू मैन जो थे वो कैमरून ग्रीन थे। बॉलिंग अच्छी कर रहे थे, बैटिंग अच्छी कर रहे थे, लेकिन वो वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा नहीं थे। बाद में उनको जो है एडजस्ट किया गया वर्ल्ड कप स्क्वाड में, लेकिन अब प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं है। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया आज 200 या 200 से ऊपर कर लेता, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का 200 से ऊपर करने के लिए इनके जो हैं ग्लेन मैक्सवेल, उनका फॉर्म में होना बड़ा ज़रूरी है कि वो मुसलसल जो है डिक्लाइन में जा रहे हैं। एक तरह के उसमें क्या कहते हैं उसको, नकारा अंग बने हुए बैटिंग लाइन का। ऑल्दो उन्होंने बॉलिंग में जो है अच्छी बॉलिंग की, 2 ओवर, एक ही उनके ओवर में आउट हुए, बट बॉलिंग के लिए वो मैक्सवेल नहीं खेलते। मैक्सवेल को खिलाया जाता है बेसिकली कि वो हिटिंग करेंगे, हार्ड हिटिंग के लिए पहचाने जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया को बड़ा टारगेट जो है अचीव करके देंगे। वो काम मैक्सवेल नहीं कर पा रहे। तो एक जो है बेहतरीन बैट्समैन जो है वो रिजर्व में पड़ा हुआ है, वो टीम में जो है आ नहीं पा रहा, क्योंकि बड़े बड़े नाम टीम में खेल रहे हैं। यू नेवर नो, मे बी क्योंकि अब इनको अगला मैच जो है ज़्यादा मार्जिन से जीतना है, और आखिरी मैच इनका एक तो जीतना है और बड़े मार्जिन से भी जीतना है, ताकि अपना रन रेट थोड़ा बेहतर करें। तो मे बी कैमरून ग्रीन आपको खेलता हुआ मिले, क्योंकि यहाँ भी अगर स्टोइनिस जो है वो चार्ज ना करते तो ऑस्ट्रेलिया 150 तक ही जा रहा था, जिस तरह से वहाँ पे रुक गया था स्कोर। फिंच खेले हैं अच्छा, लेकिन वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो वो शुरू में उनकी भी बैटिंग में वो फ्लो नहीं था, लेकिन ये वो सिंगल डबल करके उन्होंने रन अपने अच्छे कर लिए। स्टोइनिस आया, उनसे थोड़ा सा हौसला मिला, उन्होंने 2 ओवर अच्छे निकाल दिए, उसके बाद ऑल्दो वो आउट हो गए, बट वहाँ से ऑस्ट्रेलिया को एक किक मिल गई थी। वो किक जो ये एक्सपेक्ट करते हैं ग्लेन मैक्सवेल से, और वो अगर यहाँ पे मैं जो है स्टोइनिस साहब, वो अगर जल्दी आउट हो जाते तो हार्डली 140, 150, 160 तक जाते। और आयरलैंड ऐसी टीम है,
जिम्बाब्वे के बाद आयरलैंड ऐसी जिन्होंने बहुत ज्यादा अपने आप को बेहतर किया इस टूर्नामेंट के अंदर। मैं यही पूछने एंड वाली यू नेवर नो कि वो 150 160 चेस भी कर लेते हैं। अभी भी इसके अगेंस्ट भी ऑस्ट्रेलिया को बैक ऑफ द माइंड ये डर था कि हाँ। बल्बर्नी स्टर्लिंग ऐसे, और जब वो उन्होंने स्टार्ट लिया बल्बर्नी और स्टर्लिंग दोनों ने एक छक्का लगाया। सिर्फ और सिर्फ इन्हें एक बंदा चाहिए था जो उनके साथ खड़ा होता टक्कर के साथ। हाँ लेकिन ये 18 ओवरों में 137 रन किए और ऑल आउट हो गए। ये अगर बीच में कोई एंकर रोल प्ले करने वाला इनके पास कोई होता जो सिर्फ इसको जो है खेलने देता, सिंगल लेके दे दिया, भाई इसका बल्ला चल रहा है ना, सिंगल लेके दे दो, तो यू नेवर नो कि ये आयरलैंड चेज कर लेता है ये। तो आयरलैंड एक बेहतर टीम के तौर पे साबित है सामने आई है। ये जहांगीर ने जो बात की ना मैक्सवेल की, वो माना आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन उनका जो रोल है वो आके एक्सेलरेट करते हैं। ही इज नॉट लाइक आवर पाकिस्तानी प्लेयर्स जो आएंगे 10 बॉलें आइन करेंगे फिर खेलेंगे। ही गोज फ्रॉम द बॉल 1। श्रीलंका के अगेंस्ट जब मैक्सवेल आए, ऑस्ट्रेलिया फंसा हुआ था, मैक्सवेल आए, 2 छक्के लगाए, एक बाउंड्री लगाई, मोमेंटम चेंज किया और वही मारने में बाउंड्री पे कैच हो गए। आज भी यही हुआ है, मैक्सवेल आए, आके उन्होंने अपनी 2-3 बाउंड्रीज लगाई, मोमेंटम शिफ्ट किया, लेकिन जब आप एक्सेलरेट करने जाते हो देयर इज अ चांस टू लूज योर विकेट। वही हुआ, आउटसाइड ऑफ स्टंप की बॉल को चेस किया, कोई इतनी अच्छी बॉल नहीं थी लेकिन चेस किया, कॉट बिहाइंड हो गए। और सेम गोस फॉर स्टोइनिस। श्रीलंका वाले मैच में दोनों ने एक्सेलरेट किया, बट जहां आप तेज खेलने जाते हो वहां विकेट का चांस भी होता है। बट ये ऐसे प्लेयर्स हैं जो अपना इम्पैक्ट छोड़ जाते हैं, क्योंकि देखिए दे नॉट लूजिंग और वेस्टिंग बॉल्स। इनका स्ट्राइक रेट अगर आप देख लें वो 170 160 ऐसा ही होता है। यहाँ तक इन्होंने कैमरन ग्रीन की बात की है तो वो पिछली सीरीज में खेले एज एन ओपनर, फिंच ने अपनी जगह उनको दी क्योंकि उस वक्त मिचेल मार्श इंजर्ड थे। तो मिचेल मार्श के फिट होने के बाद ऑटोमेटिकली मार्श कम्स एट 3 एंड फिंच ओपन्स। बट देन अगेन फ्यूचर के लिए ऑस्ट्रेलिया के लिए ग्रीन इज अ वेरी गुड ऑप्शन टॉप ऑर्डर पर। गुड प्रॉब्लम टू हैव कि अगर आपके पास बेंच पे इतनी स्ट्रेंथ बैठी हुई है कि भाई वो डिजर्व कर रही है, लेकिन अब जगह कोई छोड़ेगा तो वो आएगा। क्योंकि और एक चीज ये भी क्योंकि फिंच बाकी फॉर्मेट से रिटायर हो चुके हैं, मोस्ट लाइकली वो इस वर्ल्ड कप से के बाद रिटायर होते ही दिख रहे हैं। तो फिर ग्रीन और वार्नर ही नेक्स्ट ओपनिंग पेयर दिख रहा है, खासतौर पे जिस तरह की ग्रीन की परफॉर्मेंसेज हैं। सो यस इन फ्यूचर, बट राइट नाउ आई डोंट थिंक कि वो अपना कॉम्बिनेशन किसी तरह से डिस्टर्ब करेंगे अनटिल अनलेस कोई इंजरी हो जाए। सो लेट्स सी। सही। आज एक और बड़ी मजेदार बात मुझे आपसे पूछनी थी। विराट कोहली की एक वीडियो आई है, उस बारे में बात करें। देखें, विराट कोहली की वीडियो नहीं आई, हुआ ये कि कोई क्रेजी फैन थे जो होटल रूम में उनके चले गए और कमरे की सारी वीडियो बनाई। ये वीडियो वायरल हुई, विराट कोहली तक गई, उन्होंने बड़ा इस पर गुस्सा जाहिर किया। नहीं होना चाहिए। अगर यही वीडियो जो है इंडिया में किसी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर के कमरे की बनी होती ना, तो ऑस्ट्रेलियन बोर्ड ने आसमान सर पे उठा लेना था, नंबर 1। यही वीडियो पाकिस्तान में किसी ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी के रूम की बनी होती तो ऑस्ट्रेलिया टीम जो है टूर छोड़ के जा चुकी होती कि सिक्योरिटी ब्रीच हो गया है। देखें, कहने को तो बड़ी इनोसेंट सी मिस्टेक है कि यार वो कमरे में गया और उसने वीडियो बना ली, बट वो किलर भी तो हो सकता था। हाँ, ये तो नुकसान पहुंचा सकता था और 100 चीजें हो सकती थी। कमरे में कोई चीज ऐसी छोड़ सकता था जो exactly, जहरीली हो। और ये पहुंचा तो कैसे रूम पहुंचा तक? कैसे? तो ये वर्ल्ड कप इंतजामिया, ऑस्ट्रेलियन इंतजामिया, उनकी जो है अपना इंतजामात बहुत बड़ा सवाल है ये कि ये नहीं होना चाहिए था। जो भी हुआ बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मसला अब ये आ गया ना कि जब से ये सोशल मीडिया और एक वीडियो के बल पे मशहूर होना, सेलिब्रिटी बन जाना, बड़ा इजी सीन बन गया। आपकी एक वीडियो वायरल हो जाती है, आप सेलिब्रिटी बन जाते हो, आपको लाइक्स मिल जाते हैं, पैसा मिल जाता है। तो हर बंदा जो है ना जिसके हाथ में कैमरे मोबाइल है वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट बन गया है। उसको एथिक्स का नहीं पता, प्राइवेसी क्या चीज होती है, उसको अगले वाले की मेंटल हेल्थ का नहीं पता कि यार हम लोग बाज़ औक़ात देखते हैं ना कि यार वो कैमरा लेके सामने खड़े होते हैं तो कोई सेलिब्रिटी थप्पड़ मार देता है उसको। यार हर वक्त हर बंदे को तस्वीर नहीं खिंचवानी होती है। एग्जैक्टली। बहुत ज्यादा चीजों मैंने देखी, हमारे अपने दोस्त हैं वो ऐसी सिचुएशन में भी आए कि वो अस्पताल में बैठे हुए इमरजेंसी में और लोग आगे कह रहे हैं कि यार सेल्फी ले लें। तो ये चीज सिखाना मेरे ख्याल में नामुमकिन है, क्योंकि सिखाया जाता है एक सर्चन जो एक होता है, बंच ऑफ पीपल हो गया, ग्रुप ऑफ पीपल हो गया जो आपके पास हो, आप उनको चीज सिखा सकते हो। या हर बंदे के पास कैमरा है, हर बंदा जो है मशहूर होना चाह रहा है, कैसे सिखाओगे? ऑस्ट्रेलिया में रहता है, जाहिल अनपढ़ तो नहीं होगा ना। पाकिस्तानी इंडियन होता, हम कहते हैं कैसे जाहिल अनपढ़ आवाम है, हो सकता चल है जाते कोई इंडियन ही हो। नहीं, मतलब अनपढ़ नहीं होगा, जाहिल हो सकता है। ये लाजिम नहीं है कि हर अनपढ़ जो है वो जाहिल हो, लेकिन पढ़े लिखे जाहिल निकल आते हैं। वो जाहिल लेवल का कोई फैन था कि जाके उसने वो वीडियो बना ली, प्राइवेसी ब्रीच किया उसने। बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। जो भी लोग देख रहे हैं, भाई हर बंदी की अपनी प्राइवेसी होती है, एक पर्सनल लाइफ होती है। ये दिखा देना, देखो जी ये किसके साथ बैठ के डिनर कर रहा है, फलाना कर रहा है। यार ये जितने सेलिब्रिटीज हैं ना, आधे नसियाती हो जाते हैं, पता है आपको? ऐसे ही है। हर बार डरो, कोई देख तो नहीं रहा, कोई वीडियो तो नहीं बना रहा, ना खा सकते हैं, ना कहीं
नाक में, मुंह में, कहीं कुछ कुछ कर नहीं सकते, उनको हर वक्त अटेंशन मोड में रहना पड़ता है कि यार मैं कुछ यूं कुछ कर रहा हुआ तो किसी वीडियो बनाई कैसा जाए क्या कर रहा है। तो ये जो है अपने सेलिब्रिटीज पे थोड़ा सा रहम खाएं, उनको भी इंसान समझें, थोड़ी सी प्राइवेसी दें, एथिक्स जो होते हैं ना, अखलाकियात, उस पर थोड़ी सी तवज्जो दें। यहाँ तक कि इवन मैच के बीच में भी अगर, जो कि हर तरफ अब लाइव मैच में भी कैमरास होते हैं, तो वो सरफराज की जमाई लेते हुए कितने ज्यादा उसके ऊपर फंस हुआ। यार इंसान है, देखे इंसान है भाई, जो तुम करते हो ना वो ये भी करता है, वो खलाई मखलूक नहीं है। जो जो जरूरियात जिंदगी तुम्हारे साथ लगी हुई है ना, हरकतें तुम करते हो ना, वो ये भी करता है। तो इसका दिखाना इतना ऑड क्यों लगता है भाई? ओ सरफराज ने जमाई ले ली, तू क्या ले आ रही थी, ले ली। यार कैसे रोकोगे आप? नहीं, जमाई अगर आपको आ रही है यार, उस दिन नैना साहब ने, साहिबा ने ली, आपको आई, मुझे आ गई। अभी आप बोल रहे हैं हमें आना शुरू हो जाए, आ रही है। मैं इनको सुना रहा हूँ बेसिकली। तो कैसे रोक सकते हो? नेचुरल चीज है ना बाबा, मुंह से कोई अल्फाज निकल जाते हैं, आप ये देखा करो सामने वाला वो चीज मीन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हाँ। तो हर बंदे को ना इंसान ही समझो, अपनी तरह का, बड़ा छोटा इंसान नहीं, अपनी तरह का। जो जो हरकतें तुम करते हो मेरी जान, वो हरकतें दूसरे करते हो। तो अगर इस पे कोहली को बुरा लगा है ना, तो ये बिल्कुल सही लगना चाहिए। मैं उनकी वाइफ को भी बड़ा गुस्सा है इस पे, और बाकी जो सेलिब्रिटीज हैं, क्रिकेटर्स हैं, वो भी इससे बड़ी आवाज उठा रहे हैं। तो होना चाहिए, और ये नहीं होना चाहिए था, जो इंसिडेंट ये हो गया ना, ये नहीं होना चाहिए था ये। चलें, अब आपसे एक सवाल है मेरा कि मुझे बड़ा तशवीश थी ये जानने के लिए, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि हारिस रऊफ साहब जो हैं, ये क्रीज से इतना पीछे होके बॉलिंग क्यों करते अच्छा, ये बड़े मजे की आपने बात कही कि मैंने बड़ा नोट किया इसको। अच्छा, इसकी बहुत बड़ी वजह है कि जो भी लोग जो हैं खेलते हैं ना टेनिस बॉल, वो मेरे साथ जो है मुत्तफिक हो जाएंगे कि हाँ यार ये बात आपने बिल्कुल सही की। देखिए, हारिस आया टेनिस बॉल से, और टेनिस बॉल के गेम में ना हमारा सबसे बड़ा एक मसला ये हुआ करता था कि रन आउट का असूल नहीं होता था, क्योंकि जो अंपायर होते थे वो मुखालिफ टीम से होते हैं, वो रन आउट देते ही नहीं थे। तो रन आउट बेसिकली एग्जिस्ट नहीं करता टेप बॉल क्रिकेट में। और दूसरा पंगा ये होता था उसमें कि अगर आपने उनका मेन बैट्समैन आउट कर दिया, तो नालायक अंपायर जो है वो नो बॉल दे दिया करता था। तो हम जितनी भी टेनिस बॉल वाले हैं ना, हमारे नजदीक बॉलिंग क्रीज जो है वो अंपायर है, ताकि हम अंपायर को बोल सकें कि यार मैंने तेरे पास से गेंद कराई थी। तो अभी तक इसके सब कॉन्शियस में चीज बैठी हुई है। हारिस रऊफ कम से कम भी 1 से 1.5 फुट दूर पैर जो है उसका लैंड होता है बॉलिंग क्रीज के, 1 से 1.5 फुट दूर होता है। ये अच्छा खासा इंपैक्ट डाल सकता है उसके पेस पे। ये बुरी चीज नहीं है, अच्छी चीज है कि कभी नो बॉल नहीं कराएगा वो, बट अगर उसकी इतना उसकी बॉलिंग पे वर्क किया जाए, उसको बताया जाए किस तरह से एक आइडिया हो, जो उसके सबकॉन्शियस में चीज बैठी हुई है वो निकले, और वो अगर 1 फुट का जो फासला है वो आधे फुट भी कम कर दे, तो उसका पेस और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो मैं हमेशा नोट की भी उन लोगों ने, लेकिन बेसिकली ये टेनिस बॉलर का मसला होता है, और ये तमाम मसले जो हैं बेमान अंपायरों ने किए हैं। जो हमारे गली मोहल्ले के बेमान अंपायर खड़े होते थे ना, जो बोल्ड हो गया, नो बॉल, तेरे पास से करी कैसे नो बॉल हो गई। तो ये हारिस रऊफ उसका डसा हुआ है, और ये 100% मुझे यकीन है, अगर आप उससे पूछेंगे ना तो उसने यही बोलना है कि हाँ यार ये बात जो है बिल्कुल सही है। ये तो एक पॉइंट है, बिल्कुल है, लेकिन उसके अलावा अगर आप नोटिस करें कि बहुत से बॉलर्स हैं, चाहे वो बैट्समैन हो या बॉलर हो, वो क्रीज की यूटिलाइजेशन करते हैं। बैट्समैन को हमने देखा है कि वो बिल्कुल डेप्थ ऑफ द क्रीज में जाके अपना बॉलर की लेंथ पूरी चेंज कर देते हैं। सिमिलरली बॉलर्स अगर आप देखें, खासतौर पे महमूदुल्लाह, आपको याद होगा पाकिस्तान के अगेंस्ट की फाइनल बॉल थी, उन्होंने विकेट के पीछे से बॉल किया था, तो नवाज हट गए थे और वो बोल्ड हो गए थे, और फिर वो बॉल वापस से कराई। महमूदुल्लाह ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाई कि उन्होंने अपील नहीं की। तो उसमें होता क्या है कि बॉलर भी अपनी लेंथ चेंज कर सकता है एट टाइम्स, क्योंकि हारिस का जो पेस है और ये जो टेप बॉल की एक वजह है, उसमें एक ये होता है कि वजन, ऑल्दो वो इतनी हार्ड बॉल क्रिकेट खेल चुके हैं कि ही गॉट यूज्ड टू द वेट ऑफ द हार्ड बॉल, लेकिन होता क्या है कि अगर आप ये देख रहे हैं कि आप लेंथ से कर रहे हैं और आप यॉर्कर के लिए जा रहे हो और बॉल फुल टॉस हो रही है, तो वो डॉट बॉल ग्राउंड के बाहर जा सकती है। तो 1 फुट 1.5 फुट पीछे की वजह एक ये भी हो सकती है कि वो बिल्कुल गुड लेंथ की जगह बिल्कुल आपकी जड़ के अंदर बॉल होगी। तो एक ये भी रीज़न हो सकती है कि वो 1 फुट 2 फुट जो पीछे गैप ले रहे हैं वो इसलिए ताकि उनकी लेंथ बिल्कुल जड़ में आए। ये एक पॉसिबिलिटी भी है। प्लस ये है कि जब आप स्लोअर वन कर रहे हो या बॉल बैट्समैन को बॉल रीच करने का जो टाइम होता है, फर्ज करें कि हारिस अगर बिल्कुल जगह से कर रहे हैं तो वो 0.6 0.7 सेकंड्स में पहुंचती है। यही जो बॉल वो अगर थोड़ा पीछे से करें तो बैट्समैन का जो रिएक्शन टाइम होगा ना, उसमें जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का फर्क आएगा, उससे टाइमिंग आउट हो सकती है। और फिर हारिस आखिरी ओवर में आपने देखा है कि स्लोअर वन, बैक ऑफ द हैंड कटर्स करते हैं, तो वो जो 1 मिली सेकेंड का फर्क है वो बैट्समैन की टाइमिंग बिगाड़ने में, और मिस टाइम करके एक बॉल खड़ी हो जाती है, कैच हो जाता है। तो वो एक ये बड़ी टेक्निकल रीजन है कि वो बैक ऑफ द क्रीज लेके
अपने जो बैट्समैन है उनका रिएक्शन टाइम चेंज करें, क्योंकि मैंने पहले भी ये बात की थी कि एक सर्टन पेस के बाद बैट्समैन जब कमिट कर जाए वो अपना शॉट चेंज नहीं कर सकता. So that is also one reason adding toward the valid point जहांगीर gave. सही. चलें अब हम बात करेंगे अपने कल के मैचेस के बारे में, लेकिन उससे पहले हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं. गिर के भी उठा कराची कैन, आजमाइशों से नहीं डरा कराची कैन, वसाइल कम इरादा बड़ा कराची कैन. क्या कैंसर से डर जाएगा कराची? इसके लिए भी जुड़ जाएगा कराची. कैंसर को भी देगा मात कराची कैन, जिंदगी को देगा सांस कराची कैन. जब तक है मैं तुम और हम साथ कराची कैन फॉर कैंसर. अपना शौकत खानम कैंसर अस्पताल बनाने के लिए कराची कर चुका है आगाज, जिसे तकमील तक पहुंचाने के लिए हर फर्द कर सकता है सिर्फ 1000 रुपए से शुरुआत. If I can beat cancer, then Karachi can for cancer. आए मिलकर शौकत खानम अस्पताल कराची की तामीर में अपना हिस्सा डालें. अतियात की होम कलेक्शन के लिए 0800 11 पर कॉल करें. हम बात करेंगे कल अफगानिस्तान और श्रीलंका का मैच है, लेकिन एक बड़ी ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन उनके साथ हो गई है. हजरतुल्लाह ज़ज़ई की इंजरी हो गई है, तो अब इस सिचुएशन में क्या होने वाला है, ज़रा इस पे बात करें. वेल ज़ज़ई उनके ओपनर एक बड़े इम्पैक्ट प्लेयर हैं, ऑल्दो इस टूर्नामेंट में अब तक कुछ कर नहीं सके हैं और अफगानिस्तान को इतने मैचेस भी नहीं मिले. अब तक अफगानिस्तान के 2 मैच वॉश आउट हो चुके हैं सुपर 12 के, और रिप्लेसमेंट आई है गुलबदीन नायब जो कि उनके फॉर्मर कैप्टन हैं, लेकिन उन्होंने 1 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली है, तो वो उनकी रिप्लेसमेंट है. और कुछ किडनी पेन रहा है ज़ज़ई को, जो कि जिसकी वजह से मे बी वो जो हमें एशिया कप से स्ट्रगल करते दिख रहे हैं ना, कि रनिंग में भी नहीं भाग पा रहे, स्ट्रेच भी नहीं कर पा रहे हैं, पैर भी ज़्यादा उनका स्ट्रेच होते नहीं दिख रहा, तो कहीं ना कहीं ये इंजरी वो कैरी कर रहे थे, और अब जाके वो मेरे ख्याल से इतनी एक्सटेंड हो गई कि वो ही कैन नॉट कंटिन्यू. हाउएवर बिग डैमेज टू अफगानिस्तान, बट उनका वैसे भी सफ़र ख़त्म था वर्ल्ड कप का. सो बट सैड न्यूज़ फॉर ज़ज़ई फैंस, अफगानिस्तान फैंस, बिकॉज जो उनके 2 मैच बाकी हैं उसमें वो चाहेंगे एटलीस्ट कि वो एक जीत के दे फिनिश ऑन अ हाई, बिकॉज इस पूरे टूर्नामेंट में अफगानिस्तान नज़र ही नहीं आया. वी वर अनएबल टू सी के अफगानिस्तान के कोई प्लेयर नज़र में आए, कोई राशिद की परफॉर्मेंस आए, बिल्कुल इनविजिबल रहा है अफगानिस्तान. इसकी एक वजह ये भी हो सकती है ना कि 3 मैचेस हुए, 2 वॉश आउट हो गए बारिश की वजह से. बेसिकली उन्होंने सिर्फ 1 मैच खेला है, 2 मैच तो उनके हुए ही नहीं. अच्छा, दूसरा जहाँ तक ज़ज़ई का मसला है, तो ज़ज़ई साहब फिट तो कभी थे ही नहीं वैसे भी, ठीक है. स्पोर्ट्समैन वाली उनकी फिजिक ही नहीं है, फिट तो वे थे नहीं. उनके शर्जील खान है. हाँ, उनके शर्जील खान है, ऐसे ही समझ लें. और दूसरा ये कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ही कहूँगा अफगानिस्तान के लिए कि एक प्लेयर अनफिट हो गया जो फॉर्म में भी नहीं था, और उसकी जगह जो है रिजर्व में से गुलबदीन साहब आ गए, और गुलबदीन साहब जो हैं वो ऑलराउंडर हैं, तो बेसिकली उनको एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर मिल जाएगा, क्योंकि उनको पता है इन पिचों में वो चल जाएगा. हालांकि ऑल दो उनकी जो स्ट्रेंथ है वो उनका स्पिनर ही रहता है, लेकिन फास्ट बॉलर ने भी गेन करनी होती है. और पिछले जब लास्ट वो खेल रहे थे गुलबदीन, तो बड़े एग्रेसिव बैट्समैन के तौर पे वो खुद को मनवाना चाह रहे थे, जिस तरह असगर अफगान थे इनके, वो अपना एंड का जो दौर था बड़े एग्रेसिव बैट्समैन के तौर पे मशहूर हुए. ठीक इसी तरह गुलबदीन साहब भी जो हैं वो एग्रेसिव बनना चाहते हैं, हिटर, पिंच हिटर बेसिकली. तो मे भी इनके लिए अच्छा ही हुआ कि वो ज़ज़ई साहब गए और उनको एक चांस मिल गया. लेट्स सी, इनके लिए तो बड़ी फ्रेंडली किस्म की पिचेस होंगी, जिस तरह की शॉर्ट पिच या हार्ड लेंथ की बॉलिंग करते हैं ये. सही. और अच्छा, इसी मैच में श्रीलंका की क्या सिचुएशन है? बस श्रीलंका के पूरा हाथ में ये सिचुएशन होती अगर वो अपना पिछला मैच जीत जाते, लेकिन सिंस वो पिछला मैच अपना हारे हैं तो उनका सफ़र वहीं ख़त्म हो गया. और अब इवन अगर श्रीलंका 2 मैच जीत भी जाता है, दे एंड अप विद 6 पॉइंट्स. तो वो उनके पाकिस्तान वाली सिचुएशन है इस ग्रुप की कि वो यूं जीत जाएं, ऑस्ट्रेलिया 2 हार जाए, इंग्लैंड 2 हार जाए, तो वो उनका वो वाला हाल है. बट नन ऑफ द लेंस श्रीलंका ने कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेस की, ऑल्दो उनका टूर्नामेंट बहुत पहले शुरू हुआ, वो क्वालिफायर से खेलते हुए आ रहे हैं, इंजरीज उनकी आई, बट उसके बावजूद एक अच्छा टूर्नामेंट उनका रहा, कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखाई, प्रॉमिसिंग टीम नज़र आई. बट यहाँ से आगे बढ़ने का उनका मुश्किल सफ़र है. However, they will try to finish on a high और एक अच्छी
दो मैचेस के साथ एंड करने की कोशिश करेंगे एंड दे आल्सो हैव अ चांस टू मेक वन अपसेट। आगे उनका एक इंग्लैंड से भी मैच है तो वहाँ पे उनको शिकस्त देके उनका भी टूर्नामेंट, मतलब हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे वो एक और उनके पास श्रीलंका के पास अपॉर्चुनिटी। और अमूमन ऐसा होता है तो जो टीम बाहर जा चुकी है वो जाते जाते किसी की पार्टी किसी जरूर और को खराब भी करती ले है। जाती है। तो ये बस एक श्रीलंका का रोल रहेगा और ऑस्ट्रेलिया इस बात पे उनको बैक भी करेगा कि ऐसा हो जाए, क्योंकि अगर इंग्लैंड अपने दोनों मैच जीत जाता है तो फिर ऑस्ट्रेलिया का उनका रन रेट पे मैच करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बस ऑस्ट्रेलिया हैव ओनली वन गेम टू प्ले और इंग्लैंड के पास 2 मैचेस हैं। सही। हमने सिचुएशन की बात की तो अब आप हमें ग्रुप्स की सिचुएशन भी साथ साथ बता दीजिए। बिल्कुल आपको बताते हैं, क्योंकि इस वक्त जैसे हमने श्रीलंका और अफगानिस्तान तो डिस्कस कर दिया कि इन दोनों के जितने चांसेस हैं वो ऑलमोस्ट देयर ओवर। आयरलैंड आज हारने के बाद उनका भी जो सिलसिला है वो ख़त्म हो गया, क्योंकि अगर वो आखिरी जीत भी जाते हैं दे एंड अप एट 5। सो अब सिर्फ 3 टीम्स कंटेंशन में हैं, विच इज़ न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड। न्यूजीलैंड के 2 मैचेस बाकी हैं, देर एट 5 पॉइंट्स और उनका एक मैच इंग्लैंड से और एक मैच उनका और मेरे ख्याल से किसी छोटी टीम से, आयरलैंड से ही है आई बिलीव, यस। सो वी आर होपिंग कि न्यूजीलैंड वैसे तो अपने दोनों जीते, लेकिन अगर इन केस वो सिर्फ आयरलैंड से जीतता है तो उनका इतना पॉजिटिव रन रेट है कि वो 7 पॉइंट्स के साथ ये ग्रुप क्लियर कर जाएगा अनलेस आयरलैंड अपसेट्स देम, जिसके चांसेस काफ़ी कम हैं। ऑस्ट्रेलिया ऑन दी अदर हैंड दे हैव ओनली 1 गेम टू गो, वो अफगानिस्तान से है और वहाँ पे दे विल बी आइंग अ बिग विक्ट्री। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ऑस्ट्रेलिया की क्वालिफिकेशन पे यही आता है कि इंग्लैंड अपने दोनों मैच ना जीते, क्योंकि एग्जैक्ट रन रेट अगर आपको बताएं आज ऑस्ट्रेलिया 42 रन से जो जीता तो उसके बावजूद इनका -0.30 का रन रेट है। करेंटली इंग्लैंड इज एट 0.23 पॉजिटिव, प्लस 0.23 इनका रन रेट है। तो समझ लें कोई अभी भी 34 रन्स का फर्क है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के रन रेट में, और इंग्लैंड के 2 मैचेस बाकी हैं। तो नेचुरली अगर वो 2 मैच जीतते हैं तो उनका ये रन रेट एंड अप करेगा 0.5 के आसपास, कीपिंग इन माइंड कि एक उनका वीक टीम से मैच है तो जिसमें वो रन रेट को और पॉजिटिव करेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए फिर आखिरी मैच 60-70 रन से जीतना होगा अगर इंग्लैंड दोनों मैच जीतता है। तो इंग्लैंड के हाथ में अपनी किस्मत है, वो दोनों मैचेस जीतें एंड दे गो थ्रू। अदरवाइज ऑस्ट्रेलिया इस आस में बैठे हुए हैं कि कल ही मैच है न्यूजीलैंड इंग्लैंड का, कि न्यूजीलैंड इंग्लैंड को हराए और ऑस्ट्रेलिया अपनी तैयारी पकड़े सेमीफाइनल की। सही। कल का दूसरा मैच है इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का, उस पे क्या बात करेंगे? वेल इंग्लैंड न्यूजीलैंड की हिस्ट्री बड़ी बन रही है पिछले चंद सालों में, बिकॉज ये 2019 का वर्ल्ड कप फाइनल खेले जहाँ पे एक एम्पायरिंग एरर की वजह से मैं कहूँगा दैट न्यूजीलैंड वर रॉब्ड ऑफ द वर्ल्ड कप। वो धर्मासीना का जो डिसीजन था वो 2 डिसीजन उन्होंने गलत दिए कि एक वो जो बेन स्टोक्स के बैट से बॉल लग के चौका हुआ वो 6 नहीं 5 रन होने चाहिए थे, और अगर वो आपने 6 रन दिए तो बेन स्टोक्स इधर थे, वो स्ट्राइक पे नहीं होने चाहिए थे। तो उस सूरत के अंदर वो बेन स्टोक्स स्ट्राइक पे नहीं होते, वो मैच ड्रॉ नहीं होता और सुपर ओवर पे नहीं जाता। खैर वो एक अलग बहस थी, बट वहाँ पे एक फाइनल खेले और उसके बाद अगर आप पिछले 5 मैचेस देखें 2019 और 21 में टोटल 5 मैच खेले हैं, तो 2019 में 3 नवंबर को न्यूजीलैंड ने 21 रन से हराया इंग्लैंड को। फिर उसी टाइम पीरियड में 5 नवंबर को दूसरा मैच न्यूजीलैंड 14 रन से जीता एंड देन 8 नवंबर को इंग्लैंड मैच जीता 76 रन से। फिर एक मैच टाई हुआ जिसका मैं जिक्र कर रहा था आगे, एंड इंग्लैंड सुपर ओवर के अंदर मैच जीत गया। वेराज लास्ट मैच जो कि लास्ट वर्ल्ड कप का है 10 नवंबर को न्यूजीलैंड 5 विकेटों से जीता 6 गेंदों पहले। तो लास्ट 5 मैचेस में 3-1 एक टाई जो कि सुपर ओवर में इंग्लैंड जीत गया, बट न्यूजीलैंड हैज़ द एज। करंट फॉर्म भी अगर देखें तो न्यूजीलैंड ने वाहिद टीम है इस टूर्नामेंट में जिन्होंने फ्लॉलेस क्रिकेट खेली है। दे हैव प्लेड ब्रिलियंट क्रिकेट, वाहिद अनबीटन टीम है इस ग्रुप की। एक मैच उनका वॉश आउट हुआ था, सो दे आर अनबीटन और हर पोजीशन से खेलें। ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने डिस्टर्ब किया, उसके बाद पिछले मैच में जो डिस्टर्ब नहीं किया, तबाह किया तबाह किया डिस्टर्ब करना छोटा सा लफ्ज है, तबाह किया। उसके बाद ये जो पिछले मैच में इनके 3 आउट हो गए थे 15 रन पे, वहां से उनके मिडिल ऑर्डर ने शो किया। 2 उनके बैट्समैन रन्स में, कॉनवॉय 90 आउट कर चुके हैं, फिलिप्स 100 कर चुके हैं, बॉलर उनके हिलने नहीं दे रहे, स्पिनर्स उनके परेशान कर रहे हैं, फील्डर उनके उड़ उड़ के कैच पकड़ रहे हैं। तो न्यूजीलैंड इस वक्त इनविंसिबल बना हुआ है एंड बहुत बहुत मुश्किल लग रहा है कि कल इंग्लैंड न्यूजीलैंड को पार कर पाए। न्यूजीलैंड की टीम की खास बात ये है ना
कि जब से मैं न्यूजीलैंड के क्रिकेट को फॉलो कर रहा हूँ, इसमें कभी कोई बहुत बड़े स्टार नहीं रहे जिस तरह बाकी टीमों में होते हैं ना स्टार्स, वो नहीं, ये मिल के काम करते हैं। ये 2+2=4 वाला सीन करते हैं, 1-4 वाला नहीं होता इनके पास। मतलब जिस तरह पहला मैच जीते हैं, टॉप ऑर्डर इनका चल गया, दूसरा मैच जीते हैं, मिडिल ऑर्डर चल गया, बॉलिंग इनकी साथ दे रही है, स्पिनर चल रहा है, हर बंदा जो खेल रहा है ना वो यूटिलिटी प्लेयर है, वो खेल रहा है तो वो अपनी जगह को जस्टिफाई कर रहा है। बॉलिंग करने आ रहा है, कोई 10 विकेट नहीं ले रहा, कोई 5 विकेट नहीं ले रहा, तो कम से कम वो 2 विकेट इस तरह की ले रहा है कि वो डिस्टर्ब कर रहा है, दूसरा बॉलर भी 2 विकेट, वो कर करके मिलजुल के चलते हैं। हाँ, स्टीवन फ्लेमिंग को दुआ है कि उन्होंने इसको जो है इस टीम का ऐसा स्ट्रक्चर बनाया, उसके बाद बैज मैकुलम आए, उन्होंने इसको रेवोल्यूशनाइज किया। विलियमसन है, अपनी कप्तानी उनकी सही नहीं चल रही, मतलब उनकी फॉर्म अच्छी नहीं लगी हुई, लेकिन वो बाकी जो लड़के 10 लड़के हैं वो इस तरह जान मारते हैं कप्तान के साथ, पता ही नहीं चल रहा, उसको आपको फील ही नहीं हो रहा। विलियमसन टॉप 4 का बैट्समैन है दुनिया का, फैबुलस 4 जिसे कहते हैं ना, उसमें विलियमसन का नाम आता है, और ये आउट ऑफ फॉर्म है, कोई इतना डिस्कस नहीं कर रहा है इसको। वजह क्या है, बाकियों ने इस तरह से खिलाफपुर की हुई है ना कि इस पे वो चीज आ नहीं रही। ठीक इसी तरह बाबर आजम ज्यादा जो है लाइमलाइट पे आ जाता है, क्यों, सबका कुछ लेना देना उसका है, वो नहीं करता, कोई भी नहीं कर रहा। हाँ। जब वो कर रहा होता है तब भी कोई नहीं कर रहा होता, इसलिए ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, लेकिन जब वो नहीं कर रहा होता तब भी कोई नहीं कर रहा होता। लेकिन जब वो कर भी रहा होता है तो भी लोग खुश नहीं रहते। एग्जैक्टली, मैच जिता भी रहे हैं, 50 भी कर रहे हैं, 70 भी कर रहे हैं, 100 भी कर रहे हैं, लोग खुश नहीं हो, कहते हैं जी स्ट्राइक रेट का तो मसला ये है, मसला। आपको फायदे होते हैं। सरफराज ने कितनी लगातार आपको सीरीज जितवाई, अगर आप इंडिविजुअली उसकी बैटिंग परफॉर्मेंस देखो ना तो आपको कोई खास नजर नहीं आएगी। मतलब रिजवान से कोई उसका मुकाबला ही नहीं है उसकी बैटिंग का, बट वो टीम को लेकर चल रहा था इस तरह से, क्या वो उसमें काउंट ही नहीं होता था। वो तो 1-2 सीरीज आप हार गए तो फिर वो ज्यादा हाईलाइट होना शुरू हो गई, नहीं भाई ये तो पता चल गया लोगों को, या तो उसने बैटिंग सही नहीं कर रहा है वगैरह वगैरह, नंबर बहुत नीचे आ गया, स्ट्राइक रेट इसका अच्छा नहीं जा रहा है, तो उसकी वजह से उसको कप्तानी से हाथ धोना पड़ गया। वरना अगर ये बाकी टीम जो है नलायकियां ना करती तो ही वाज अ गुड कैप्टन। जिस तरह विलियमसन सर्वाइव कर रहा है, फिंच इतने से सर्वाइव कर रहा है, टेम्बा बाबूमा सर्वाइव कर रहा है, ये टेम्बा बाबूमा सर्वाइवल तो सही मानों में टेम्बा बाबूमा का है। तो सरफराज भी कर लेता, लेकिन अगर बाकी लोग पेशेंट होते, वो ज्यादा सत्यानाश ना मारते। ठीक इसी तरह जो है फ्लॉज हैं बाबर की कप्तानी के, वो इसलिए नजर आ रहे हैं कि बाकी चल ही नहीं रहे, तो हमें पता चल रहा है कि यार इसमें कप्तानी का वाला जरसूमा नहीं है बेसिकली इसके अंदर। अच्छा बैट्समैन है, अच्छा कप्तान उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, अभी नहीं है, मे भी 4-5 साल बाद अच्छा कप्तान भी हो जाए। ये चीज हमने कराची किंग्स में भी देखी। देखिए कराची किंग्स में यूनिटी नाम की शय ही नहीं है, कराची किंग्स टीम में यूनिटी नाम की शय ही नहीं है, तो मतलब कप्तान जो है कुछ तो गलत कर रहा है ना, ये कप्तान से नहीं बन पा रही है। तो ये चीजें देखनी पड़ती हैं। अब टीम लायक होना तो कप्तान की नालायकी बच जाती है। या आप ये भी कर सकते हैं कि बाबर को 3 फॉर्मेट की जगह 1 या किसी 2 फॉर्मेट का कैप्टन बनाते हैं, अगर आपको उनको कैप्टन रखना ही है। यार मुझे आज तो समझ नहीं आया कि सरफराज टेस्ट में क्यों नहीं है। लाइक्स डिसलाइक्स आप चले वनडे में हम समझ आता है, उसने अपना नंबर बहुत नीचे कर लिया, मतलब बॉलर उससे ऊपर आके बैटिंग कर रहे थे लिटरली। T20 में चलो आप क्या एतराज मान लिया, स्ट्राइक अच्छा नहीं कर रहा था, ऊपर बैटिंग नहीं कर रहा था, नीचे जो हिटर की जगह होती है वहां पे आ रहा था तो वहां पे स्ट्राइक नहीं कर पा रहा था। टेस्ट मैचेस से क्यों निकाल दिया आपने? देखें वनडे और T20 से जाने के बाद में मिसबाह साहब जो है वो टेस्ट में रहे, काफी अरसे तक रहे, तो सरफराज क्यों नहीं? सरफराज से बेहतर टेस्ट बैट्समैन, ये वो बैट्समैन है सरफराज जो आपको मैच जितवा के देता है टेस्ट में, तेज खेलता है। हम लोग मसला है ना कि हम T20 की सुस्त बैटिंग से तंग हैं, हम वनडे की भी सुस्त बैटिंग से तंग हैं, हम टेस्ट की भी सुस्त बैटिंग से तंग हैं। अब क्रिकेट वो नहीं रहा कि टेस्ट का मतलब सिर्फ आपने रोकना होता है, रोकने वाला क्रिकेट कहीं भी नहीं है। इंग्लैंड को देखो ना टेस्ट किस तरह खेल रहे हैं सर, जिस आपने जमाने के साथ चलना पड़ता है, वरना आप जो है सत्यानाश हो जाते हैं। लेकिन सरफराज टीम के स्क्वाड के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, इज नॉट मेकिंग इट टू द फाइनल 11, तो वो अभी स्क्वाड में भी नहीं है, टेस्ट के अंदर हैं, अच्छा। टेस्ट में कैरी कर रहे हैं, वनडे T20 सरफराज अहमद को कम से कम आप टेस्ट में चांस दें। देखें आप T20 में चांस नहीं दे सकते चले रिजवान बड़ा अच्छा जो है खेल रहा है, वनडे में चांस नहीं दे सकते कि चलो यार रिजवान अच्छा खेल लेगा, लेकिन रिजवान वनडे में इतना अभी कोई अच्छी परफॉर्मेंस लेकिन जब सरफराज भी कप्तान थे, ये दोनों टीम में एक साथ खेलें, ऐसे मैचेस हुए हैं पाकिस्तान के T20 के, वे रिजवान एंड सरफराज बोथ वर प्लेइंग टुगेदर, क्योंकि वो फिर एज अ बैट्समैन खेल रहे थे सरफराज और रिजवान एज कीपर खेल रहे थे। लेकिन पता क्या, ये इस तरह से ना एक टीम में खुन्नस रहती है,
इस तरह टीम में खुनस कायम रहती है। अगर आपको पता है कि आपका रिप्लेसमेंट है तो एक खुनस रहती है। आप कहते हैं रिजवान जो है वो अच्छा खेल रहे हैं, T20 में खेल रहे हैं, वनडे खेल रहे हैं, अब तो खैर वो हो गया ना, लेकिन ये नहीं होना चाहिए था। सरफराज के पास टेस्ट की कैप्टनशिप रहनी चाहिए थी। But then again he can अच्छी play चीज़ at थी। number 5, number 6। अभी फवाद आलम आ रहे हैं 5 पे 6 पे, तो फवाद आलम का अगर फॉर्म डिप हो रहा है तो जो मिडिल ऑर्डर इशू है इवन इन टेस्ट, तो सरफराज एज अ बैट्समैन ही इज गुड इनफ कि वो जो एंकर रोल या टीम को संभालने वाला किसी भी कंडीशंस में, सिर्फ एशियन स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते हैं, हर तरह से कट शॉट अच्छा था, वो आपको सिंगल वो रन लेके दे रहे थे। देखें किसी भी फॉर्मेट में अगर आपने बिल्कुल ही जो है टुक टुक करना शुरू कर दिया, रन नहीं बना रहे, तो आप बॉलर को अपने ऊपर हावी कर रहे हैं। स्ट्राइक रोटेट होती है, फील्डिंग चेंज होती है, उसका जो इर्तिकाज है वो टूटता है बॉलर का, तो बड़ा फर्क पड़ता है। यूनुस खान आखिरी वक्तों में क्यों कामयाब हुआ? आखिरी वक्तों से मेरा मुराद है अपनी जो कैरियर का आखिरी उनका दौर था, उन्होंने अपनी स्ट्राइक रेट अच्छी कर ली थी टेस्ट में। ये जो जदीद क्रिकेट है, अगर आपकी स्ट्राइक रेट जो है T20 में 130 से अबव नहीं है तो आप बेकार हो, वनडे में 90 से अबव नहीं है तो आप वनडे के बैट्समैन के तौर पर बेकार हो, और टेस्ट में भी कम से कम आपको 60, 65, 70 की स्ट्राइक रखनी पड़ती है, तभी आप कामयाब हो सकते हैं। बड़ी मजे की बात याद आई कि ये सरफराज की बात करें, स्पिनर को जो अच्छा खेलते हैं, तो अमूमन जितने विकेट कीपर थे ना वो स्वीप बड़ा अच्छा मारते हैं, उनको स्पिनर की लेंथ अरे सर ये फास्ट बॉलर को स्वीप मारता है। अब तो ये हुआ क्या कि यही PSL का ही वाकया था कि शादाब खान ने बोला कि सरफराज भाई स्वीप मारा ना तो मैं बॉल मार दूंगा। नहीं, अगर आपने ये वाहियात शॉट दोबारा मारी ना तो मैं आपको सर को गेंद मार दूंगा। हाँ, तो वो ये कि स्वीप नहीं मारनी है, तो ये है कि ये स्वीप अच्छा खेलते हैं, और इससे स्वीप चीज़ भी पता चलती है, बॉलर की लेंथ बड़ी डिस्टर्ब हो जाती इससे है। को पता भी चलती है कि अभी भी जो खिलाड़ी हैं मोहब्बत कितनी करते हैं सरफराज से। हाँ, यूनिटी इस वक्त भी जो 11 खेल रहे हैं, चाहे वो शादाब हो जाए, ठीक है, हसन अली टीम का हिस्सा नहीं है, अच्छा बाबर आजम हो जाए, और उस वक्त के जितने भी लड़के हैं इस वक्त टीम के अंदर खेल रहे हैं, वो सैफी भाई से बड़ी मोहब्बत करते हैं। अभी भी ट्विटर पे कप्तान कप्तान करके उनकी आपस में चलती रहती है। तो ये बड़ी बात है, क्रिकेट बोर्ड को देखना चाहिए इस पे थोड़ा सा कुछ ना कुछ। मैं यही कहने लगी सीन थी करना कि चाहिए। he can play but who will let him play ना। नहीं होगा ऐसा नहीं, देखें अगर आप अच्छा परफॉर्मर है ना, देखें एक स्पोर्ट्समैन वो होता है ना जो हार नहीं मानता, वो स्पोर्ट्समैन नहीं है जो टीवी पे बैठे गालियां देना शुरू कर दे, फलाने ने मेरे को नहीं खिलाया, ये स्पोर्ट्समैन नहीं होता, वो एक और खुसलत होती है और नाम नहीं लेना चाहिए, वो खुसलत वाले इंसान होते हैं। डोमेस्टिक के आप फवाद आलम इज परफॉर्मिंग, फवाद आलम आपके सामने सबसे बड़ी मिसाल है, कितना साल उसने स्ट्रगल किया, आया खुद को परफॉर्म किया। सूर्य कुमार यादव, मैं हर दफा उससे बात करता हूँ, मैम 8 साल उस बंदे ने खुद को लगा दिया डोमेस्टिक में, आज वो पहुंचा। स्पोर्ट्समैन कभी हार नहीं मानता है, और सरफराज भी हार नहीं मानेगा, इंशाल्लाह टीम में भी आएगा, कम से कम टेस्ट टीम में तो वो आएगा ही आएगा। सरफराज को लाने के लिए हमारी आवाम भी बहुत चाहती है, अगर आपने कमेंट्स पढ़े हों हमारी ही वीडियोस के नीचे, तो देखिए सरफराज आप परफॉर्म करते हैं ना, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती, कोई सिलेक्टर आपको नहीं रोक सकता, कोई हेड कोच आपको नहीं रोक सकता, अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, सर नीचे करके परफॉर्म करें, अल्लाह का नाम लें, इंशाल्लाह ताला आ जाएंगे टीम। एक बड़ी कॉमन सेइंग है, मेहनत जाया नहीं जाती, और इस वक्त सरफराज ये जितने प्लेयर्स हैं इस वर्ल्ड कप टाइम में आप देख लें, ही इज द ओनली प्लेयर जो डोमेस्टिक में खेल रहे हैं और अपने लगे में अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ऐसे और बहुत सारे नाम हैं, कराची के बड़े हार्ड वर्किंग प्लेयर्स रहे हैं, खुर्रम मंजूर के अंबार हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, बट ही नेवर गॉट अ चांस। खुर्रम मंजूर हो गया, चांस नहीं मिला ना यार, इतना चला भी नहीं ना, चांस का मिला, चांस मिले तो चले ना, चांस तो मिला, 12 मैच को आप चांस कहते हैं, बट स्टिल पाकिस्तान जैसे मुल्क में 12 मैचेस अगर 12 मैच मिले तो उसमें भी आप देख लें कितने 50 हैं, 2-3 50 तो है ना। तो एनीवेज कहने की बात है, बट कमिंग बैक टू इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड, जो इंग्लैंड के लिए वरी करने की बात है वो ये है कि इंग्लैंड अभी तक क्लिक ही नहीं किया, ना उनका टॉप ऑर्डर फायर किया है, ना वो पावर प्ले में रन कर सके, ना वो फिनिशर एज अ फिनिशर उनका कोई प्लेयर हिट हुआ है। सिर्फ और सिर्फ अगर कोई बॉलिंग में डिसेंट लगा है तो वो सैम क्यूरन लगा है, जो कि उनका मेन बॉलर है भी नहीं एज अ पेसर। मार्क वुड ने कुछ तेज गेंदें की हैं, इस टूर्नामेंट की सबसे फास्ट बॉल भी मार्क वुड की है, ही इज क्लॉक्ड 155 इन दिस टूर्नामेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट सारे बॉलर विविड नजर आए, इनको राइट लेंथ नहीं दिख पा रही है, पावर प्ले के अंदर ये राइट लेफ्ट इतनी गंदी बॉलिंग कर रहे हैं कि इनको हर किसी से मार पड़ी है इंग्लैंड को। सो इट्स हाई टाइम, क्योंकि इनके लिए मस्ट विन मैच है। एक भी गलती की इंग्लैंड के पास कल गुंजाइश नहीं है, क्योंकि शुरू में फिन एलन कॉनवॉय वो तैयार होकर बैठे होंगे, क्योंकि वो हैं भी ऐसे बैट्समैन जो पेस को आने देते हैं। तो जो इंग्लैंड का कॉम्बिनेशन होगा उसके अंदर एक आदिल रशीद इनके पास स्पिनर है, एक मोइन अली है, और लिविंगस्टोन एज अ थर्ड स्पिनर खेलेंगे। लेकिन मैच है ब्रिस्बेन में, तो ब्रिस्बेन में 73% जो विकेट्स हैं वो मिली हैं पेसर्स को, 27% चांस रहता है
स्पिनर्स का, और स्पिनर को मार पड़ती है। आज का भी अगर मैच देखें तो स्पिनर्स को मार पड़ी है ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड में। उससे पहले हसारंगा को इस ब्रिस्बेन में कितनी मार पड़ी थी, क्योंकि एक साइड है छोटी और फ्रंट भी 60-65 मीटर का है, तो स्पिनर ने आंख में दी तो वो ग्राउंड के बाहर ही जाती है। तो ये एक सिनेरियो है। फास्ट बॉलर्स को अपना गेम अप करना पड़ेगा इंग्लैंड के, वरना न्यूजीलैंड के बैट्समैन बहुत मारेंगे। और अगर फिन एलन पावर प्ले में ही खड़े हो गए ना, तो इंग्लैंड का वर्ल्ड कप कल ही खत्म हो जाना। चलिए जी, इंग्लैंड मैच जीतता है या नहीं ये तो हमें कल ही पता चलेगा मैच के बाद। आपसे हमारी मुलाकात होगी अपनी अगले एपिसोड में ऑफ द फील्ड प्रेजेंटेड बाय स्पोर्ट्स विंग। तब तक के लिए खुदा हाफिज।